नमस्कार, स्वागत है राज्यसभा टीवी में आपके साथ। मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार थमा। 18 अप्रैल को 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 97 लोकसभा सीटों पर होगा मतदान। ओडिशा विधानसभा की 35 सीटों के लिए भी चुनाव प्रचार खत्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओडिशा और छत्तीसगढ़ में चुनावी रैली। छत्तीसगढ़ के कोरबा में रैली को किया संबोधित। कहा, कांग्रेस सरकार राज्य में छीन रही है गरीबों का राशन। ओडिशा के संबलपुर में भी रैली को किया संबोधित। भुवनेश्वर में किया रोड शो। तमिलनाडु के वेल्लोर लोकसभा सीट पर चुनाव रद्द। भारी मात्रा में नकद बरामद होने के बाद निर्वाचन आयोग का फैसला। राष्ट्रपति ने दी आयोग के फैसले को मंजूरी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की कर्नाटक और केरल में चुनावी जनसभा। कर्नाटक में होन्नाली में कहा, बीजेपी की सरकार बनाने के बाद एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। तुमकुरू में किया रोड शो। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की केरल में सभाएं। आगरा में महागठबंधन की रैली। छठे चरण के लिए अधिसूचना के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू। लखनऊ से केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भरा पर्चा। राजस्थान के जयपुर ग्रामीण से बीजेपी उम्मीदवार राज्यवर्धन सिंह ने दाखिल किया नामांकन। बीजेपी ने की नवजोत सिंह सिद्धू के बयान की आलोचना। चुनाव आयोग ने मामले पर मांगी कटिहार के चुनाव अधिकारी से रिपोर्ट। और आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा चुनाव की। तमिलनाडु के वेल्लोर लोकसभा सीट पर चुनाव रद्द हो गया है। निर्वाचन आयोग ने यह फैसला भारी मात्रा में नकद बरामद होने के बाद लिया है। राष्ट्रपति ने आयोग के फैसले को मंजूरी दे दी है। दरअसल आयकर विभाग के अधिकारियों ने एक डीएमके अधिकारी के गोदाम से कार्टूनों और बोरों से नकद के बंडलों को जब्त किया था। लोकसभा चुनाव के लिए 18 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार आज थम गया। इस चरण में 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 97 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। 18 अप्रैल को दूसरे चरण में 97 सीटों पर मतदान होगा और दूसरे चरण में तमिलनाडु की सभी 39, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 10, उत्तर प्रदेश की 8, बिहार, असम और ओडिशा की 5-5 सीटों पर, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 सीटों पर और जम्मू कश्मीर की 2, जबकि मणिपुर, त्रिपुरा और पुडुचेरी की 1-1 सीट पर मतदान होगा। वहीं ओडिशा विधानसभा के दूसरे चरण की 35 सीटों के लिए भी आज चुनाव प्रचार थम गया। इन सीटों पर भी 18 अप्रैल को ही वोट डाले जाएंगे। तो लोकसभा चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण के लिए विभिन्न दलों के प्रमुख प्रचारक चुनावी रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कई जनसभाओं को संबोधित किया। छत्तीसगढ़ के भाटापारा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग रोजाना हदें पार कर रहे हैं। मिसाइल दाग सकता है। इन्होंने तो एक पूरे समाज को चोर बोल दिया और वो भी सिर्फ तालियां बजवाने के लिए। आपके इस चौकीदार को नीचा दिखाने के लिए। ये मानसिकता है सल्तनत वाली मानसिकता है, जो हर वंचित, पीड़ित, शोषित समाज को इस प्रकार की हीन नजर से देखता है और वे इसे अपना गुलाम समझता है।
प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के कोरबा में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार राज्य में गरीबों का राशन छीन रही है, तमाम सरकारी योजनाओं को बंद करके उनका हक छीनना चाहती है। कांग्रेस का इरादा गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाओं को बंद करने का है। यहां आयुष्मान भारत को बंद करके और भी कई योजनाएं बंद कर दी। अभी हमारे अध्यक्ष जी मुझे बता रहे थे, उन्होंने यही काम किया है। इसी तरह जो यूरिया है, जो सस्ता राशन गरीबों को मिलता है, ऐसी सरकारी सहायता को ये बंद करने का मन बना चुके हैं। ओडिशा के संबलपुर में प्रधानमंत्री ने रैली को संबोधित किया और यहां उन्होंने कांग्रेस और राज्य की सत्ताधारी बीजेडी पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, कमी रही है तो उस पैसे के सही इस्तेमाल की। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने भुवनेश्वर में रोड शो भी किया और इस दौरान भारी संख्या में लोग सड़कों के किनारे मौजूद दिखे। लोकसभा चुनाव के दूसरे दौर में पश्चिम बंगाल के रायगंज, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी में गुरुवार को वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। पहाड़ी इलाके दार्जिलिंग में पोलिंग पार्टियों को आज ही मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जा रहा है। हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा ने चुनाव तैयारियों का जायजा लिया। पश्चिम बंगाल में 18 तारीख को होने वाले दूसरे चरण के मतदान की तैयारियां पूरी हो रही हैं और इसी के तहत आज हम हैं यहाँ पर दार्जिलिंग की लोकसभा सीट के तहत आने वाले कलिम्पोंग में। कलिम्पोंग भी अपने आप में एक ज़िला है, लेकिन दार्जिलिंग लोकसभा के तहत आता है और ये रिमोट इलाके जो ये होते हैं उसमें P-2 यानी कि जब 18 तारीख को पोलिंग है तो आज यानी 16 तारीख को ही पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाती हैं। किस तरह से आप देख सकते हैं कि पोलिंग पार्टियां यहाँ पर रवाना हो रही हैं और ये ईवीएम मशीन और ईवीएम मशीन के साथ जुड़ा हुआ जो मतदान का जो सामान है वो देखिए वो लेके जाया जा रहा है और ये ईवीएम है, कंट्रोल यूनिट है, इसके अलावा वीवीपैट है, ये सारी मशीन्स हैं। आप लोग काफ़ी दूर जा रहे हैं क्या? काफ़ी दूर है, यहाँ से 150 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। अच्छा, तो कितना टाइम लग जाएगा? 6 घंटा लग जाएगा। रास्ता का हालत भी ख़राब है उधर जाने के बाद। अच्छा, तो ये P-2 के तहत आप लोग को 1 दिन पहले 2 दिन पहले पहुँचा देते हैं? हाँ, 2 दिन पहले। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये 2 दिन पहले यहाँ पर पहुँचाया जाता है पोलिंग पार्टीज़ को ताकि जो 18 तारीख को होने वाला जो मतदान है वो सुचारू रूप से चलाया जा सके। और ये आप डिटेल भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये 11 पार्टियां हैं यहाँ पर। कलिम्पोंग अगर इनकी ज़िले की बात करें तो इन 11 पोलिंग पार्टी जो है आज रवाना हो रही हैं और कुल मिलाकर 261 जो पोलिंग पार्टीज है वो सिर्फ इसी कलिम्पोंग में है। दार्जिलिंग में संख्या और कहीं ज़्यादा है, लेकिन चुनाव और मतदान की तैयारियां इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से कर रहा है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी पूरी तरह किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है ताकि एक सुचारू और निष्पक्ष जो मतदान है वो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में कराया जा सके। कलिम्पोंग दार्जिलिंग की लोकसभा सीट से कैमरामैन संतोष के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और आइए रुक कर लेते हैं, पंचानन मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिलीगुड़ी से। पंचानन, हमने आपकी रिपोर्ट देखी, पहले ही रिमोट एरियाज के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। किस तरह की तैयारियां हैं पहाड़ी इलाके के लिए और दूसरी तरफ वहां पर मुकाबला किन के बीच में है खास तौर पर? देखिए, जो हमने आज आपको दिखाया वो दार्जिलिंग का जो लोकसभा जो सीट है उसकी है और 18 तारीख को 3 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इसके पहले 11 तारीख को पहले चरण के तहत 2 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ था। तो अब ये 3 लोकसभा सीटों पर होना है, उसमें जलपाईगुड़ी है और इसके अलावा दार्जिलिंग है और रायगंज है। तो इसके लिए तैयारियां पूरी की गई हैं और P-2 का मतलब ये होता है कि ये पहाड़ी इलाका है, दार्जिलिंग की लोकसभा सीट के अंदर आता है, जहाँ पहुँचने में ही पूरा दिन का वक्त लग जाता है और 1.5 दिन का वक्त लगता है, इसलिए पहले उनको रवाना किया गया है। लेकिन सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चुनाव आयोग ने हर कोशिश की है कि मतदाताओं को कोई दिक्कत ना हो और उन तक पोलिंग जो पार्टियां हैं वो पहुंचें और मतदान सुचारू कराया जा सके। लेकिन अगर जहां तक बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में इस बार का 2019 का ये लोकसभा चुनाव मेरे ख्याल से अब तक के इतिहास में सबसे दिलचस्प साबित होने वाला है, जहां सीधा मुकाबला पहली बार ऐसा हो रहा है कि तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी फोर्स के रूप में यहाँ पर देखी जा रही है, लोग उसकी चर्चा भी कर रहे हैं और इन 42 सीटों में भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का, प्रधानमंत्री का हमेशा दावा रहा है
कि 20 से 23 सीटें भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत कर आ सकती है। और ये भी हम अपनी कई जगहों पर जब हम गए तो लोगों में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, उसके मैनिफेस्टो को लेकर लोगों में उत्साह भी है। हालांकि लोग बात करने से डरते भी हैं, क्योंकि कुछ एक राज्य का माहौल जिस तरह का है उससे शायद वो भयभीत होते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर लोगों के मन में जो बातें चल रही हैं वो निश्चित मतदान के दिन सामने जरूर आएंगी। और पोलिंग आज 16 तारीख आज खत्म हो चुकी है और 18 तारीख को मतदान की तैयारियां हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंचानन आपका तमाम जानकारी हमें देने के लिए। जो खास तौर पे पहाड़ी इलाके हैं वहां पर किस तरह की तैयारी की गई है चुनाव आयोग की तरफ से, ये तमाम जानकारी हमें पंचानन दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं आगे। इधर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर बीजेपी के कई दिग्गज नेता उनके साथ मौजूद रहे। राजनाथ सिंह ने साल 2009 में गाजियाबाद से और साल 2014 में लखनऊ से चुनाव लड़ा था। राजनाथ वर्तमान में लखनऊ से सांसद हैं। उन्होंने 2014 लोकसभा चुनाव में 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। लखनऊ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का संसदीय क्षेत्र भी रहा है। लखनऊ लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नामांकन दाखिल करने से पहले मंदिर में पूजा की। पूजा अर्चना करने के बाद वो बीजेपी दफ्तर पहुंचे। पर्चा दाखिल करने से पहले राजनाथ सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और रोड शो किया। और सारा देश यह चाहता है, फिर से भारत का प्रधानमंत्री यदि कोई बनना चाहिए तो नरेंद्र भाई मोदी ही भारत के प्रधानमंत्री बनने चाहिए। यह सभी की एक ख्वाहिश है। मैं यहां का प्रत्याशी हूं, मुझे ज्यादा कुछ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आप सभी से परिचित हूं और आगे भी आप सबकी शुभकामनाएं रहेंगी। तो पुनः आप सबका मैं प्रतिनिधित्व करूंगा और हम ये लखनऊ महानगर जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है उसकी सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। और दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान उनके साथ योग गुरु बाबा रामदेव और खेल जगत की कई हस्तियां मौजूद रहीं। कि जब इतना भ्रष्टाचार राजनीति में आया उसका कई कारण ये भी था कि संत महात्मा गुरु जो मार्गदर्शक हैं उनसे शासक दूर हो गए और भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। अब फिर भारत जब विश्व के गुरु बनने के लिए जा रहा है तो ये संतुलन और ये आशीर्वाद लेकर ही हम आगे बढ़ रहे हैं। इधर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज कर्नाटक और केरल में कई जनसभाओं को संबोधित किया। कर्नाटक के होन्नाली में उन्होंने कहा कि एनडीए की सभी पार्टियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही हैं। हमने तय किया है कि हमारी सरकार बनने के बाद नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सारी पार्टियां नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। हमने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी का बहुमत आने के बाद श्री नरेंद्र मोदी फिर एक बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इससे पहले तुमकुरू में रोड शो किया। रोड शो में काफी संख्या में लोग मौजूद थे। जगह जगह पर अमित शाह का स्वागत करने के लिए हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। इसके अलावा अमित शाह ने त्रिशूर में भी एक जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज केरल के दौरे पर पहुंचे। केरल के कोल्लम में पथनापुरम में रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि हम चाहते हैं कि इस देश में हर व्यक्ति की आवाज सुनी जाए। I normally fight the election from Amethi in North India, but this time I chose to give a message to South India by fighting from Kerala, because I wanted to give a message that India is not just one perspective. India is just not one idea. India is millions and millions of different viewpoints, different perspectives, and all of those are important to us. Your history of tolerance, your history of understanding different cultures,
your history of being connected to the rest of the world, not with a inferiority, but with an openness, not with fear, but with confidence. इधर बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की चुनाव आयोग में शिकायत की है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी लगातार झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी को लेकर गंभीर शिकायत की है। राहुल गांधी जी बेबुनियाद, झूठे और बिना तथ्यों के आधार पर चौकीदार चोर का एक अभियान देश भर में छेड़े हुए हैं। उसके खिलाफ पार्टी के द्वारा अलग से शिकायत की गई है। लेकिन 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मात्र इतना ही कहा था कि जो दस्तावेज रक्षा विभाग से गलत तरीके से निकाले गए उसको भी हम देखेंगे। राफेल के मूल फैसले पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये भी नहीं कहा कि राफेल में कोई गड़बड़ी हुई है। और 10 अप्रैल को राहुल गांधी जी ने अमेठी में अपने नामांकन के बाद ये टिप्पणी की कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि चौकीदार चोर है। वहीं लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस दौर में 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 59 सीटों पर मतदान 12 मई को होगा। छठे दौर के लिए नामांकन 23 अप्रैल तक भरे जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच अगले दिन यानी 24 अप्रैल को होगी। 26 अप्रैल तक उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। छठे चरण के लिए मतदान 12 मई को होगा और नतीजे 23 मई को आने हैं। 12 मई को छठे चरण में 59 सीटों पर मतदान होगा। छठे चरण में उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की 10, बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 8-8 सीटों पर, जबकि दिल्ली की सभी 7 सीटों पर और झारखंड की 4 सीटों पर मतदान होगा। उत्तर प्रदेश के आगरा में एसपी, बीएसपी, आरएलडी गठबंधन की रैली हुई। रैली को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अगर 3 दलों का गठबंधन महामिलावट है तो केंद्र सरकार के 38 दलों के गठबंधन को क्या कहा जाए। उन्होंने राज्य में अपने गठबंधन की जीत का दावा किया। लोग जो कहते हैं कि महामिलावट है, हम उनसे कहना चाहते हैं महागठबंधन दिलों को जोड़ने वाला गठबंधन है, साथ चलने वाला गठबंधन है। जो हमारे जमीन पर लोग हैं, किसान, गरीब, हजारों साल से जिन्हें सम्मान नहीं मिल पाया, तमाम हमारे गरीब, वो मिलकर के यहाँ साथ खड़े हैं। ये उन लोगों का महागठबंधन है। और अगर हमारा महागठबंधन 3 दलों का महामिलावट हो सकता है तो हम उन्हीं से पूछना चाहते हैं, बताओ देश में 38 से ज्यादा दलों का आपने गठबंधन किया है, आपके गठबंधन का हम लोग क्या नाम दें। लोकसभा चुनाव के लिए शिवपाल सिंह यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने 14 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। पार्टी ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और हरियाणा के लिए 14 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने यूपी की 2 सीटों, राजस्थान की 1 सीट, बिहार की 6 सीटों और हरियाणा की 5 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। उधर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के बयान पर आपत्ति जताते हुए बीजेपी ने कहा कि बांटने की संस्कृति कांग्रेस के डीएनए में है और ये लोग हमेशा से ऐसा ही करते आए हैं। गौरतलब है कि नवजोत सिंह सिद्धू का एक बयान सामने आया है जिसमें वो एक समुदाय से एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी के लिए मतदान करने की अपील कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने भी अब कटिहार के चुनाव अधिकारी से इस मामले पर रिपोर्ट मांगी है। बांटने की राजनीति कांग्रेस के डीएनए में है। It is a part of Congress DNA to divide. और कल का उनका वक्तव्य और आज, और ये परंपरा कोई नई नहीं है। जेएनयू में जब देश के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कहा जा रहा था तो उसको संबोधित करने कौन गए थे, उनको एड्रेस करने कौन गए थे? राहुल गांधी गए थे। तो क्या उससे राष्ट्रवाद पनप रहा था क्या?
ये कौन सी नसीहत देने की बात की जा रही है? भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा ने आज समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव से मुलाकात की और औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पूनम सिन्हा लखनऊ से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी होंगी और 18 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लिए बांग्लादेशी अभिनेता के प्रचार करने के मामले पर गृह मंत्रालय ने विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय से रिपोर्ट मांगी है। बीजेपी ने भी इस पर आपत्ति जाहिर करते हुए चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि अब गृह मंत्रालय ने बांग्लादेशी अभिनेता का बिजनेस वीजा रद्द कर दिया है। हम लोग एकदम सुस्पष्ट अभियोग कंप्लेन किया इधर में जिन्होंने एडिशनल सीईओ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की 5 बजे शाम को, उन्होंने ठीक रूप से वो चीज सामने नहीं रखा। जो ऑलरेडी कॉम्प्लेन हम लोग को गया था उसका स्वीकार नहीं किया और एमसीसी का बात बोल के उन्होंने जो कॉम्प्लेन है उसको जो वेट है उसको साइड ट्रैक किया। This person has got his compulsion to defend a particular political party. This is our definite allegation. वक्त एक ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। देखिए देश देशांतर मेरे साथ आज रात 8:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान विवादित भाषण देने वाले नेताओं के खिलाफ चुनाव आयोग की कार्रवाई पर संतोष जताया है। कोर्ट ने धार्मिक आधार पर प्रचार करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर चुनाव आयोग को निर्देश देने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बात कही। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल किसी और आदेश की जरूरत नहीं है। कल कोर्ट ने चुनाव प्रचार के दौरान मायावती और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विवादित भाषणों पर चुनाव आयोग से जानना चाहा था कि अभी तक उन्होंने क्या कार्रवाई की। इसके बाद चुनाव आयोग ने कई नेताओं पर 48 से 72 घंटे का प्रतिबंध लगा दिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें उन्होंने निर्वाचन आयोग के उन पर 48 घंटे का चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध को चुनौती दी है। कल कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया और जो इलेक्शन कमीशन को डांट लगाई, फटकार लगाई, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कल दोपहर के बाद 4 पॉलिटिशियंस के खिलाफ कार्रवाई की, जिससे कोर्ट ने कहा कि ये एप्रोप्रिएट स्टेप है और हम इससे सेटिस्फाई हैं। अगर आगे कोई इस तरीके की दोबारा एक्टिविटी होती है या कोई नेता दोबारा ऐसी कोई स्पीच देता है तो हमारे लिए लिबर्टी है कि हम दोबारा कोर्ट के सामने ये मेंशन कर सकते हैं और कोर्ट इस पर दोबारा तब सुनवाई करेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट मस्जिद में महिलाओं को नमाज पढ़ने की मांग से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। पुणे के मुस्लिम दंपत्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, राष्ट्रीय महिला आयोग और सेंट्रल वक्फ काउंसिल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो सबरीमाला मंदिर मामले में दिए फैसले के आधार पर याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम महिलाओं को नमाज पढ़ने की अनुमति होनी चाहिए। मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश पर रोक उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
डीजीसीए यानी नागर विमानन महानिदेशालय ने विमान सेवा कंपनियों को निर्देश दिया है कि वो मांग बढ़ने के बावजूद किराया बहुत ज्यादा ना बढ़ाएं। नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने नागर विमानन सचिव को निर्देश दिया था कि वो वित्तीय संकट से गुजर रही निजी विमान सेवा कंपनी जेट एयरवेज से जुड़े मुद्दों की समीक्षा करें। साथ ही इस बात पर ध्यान दें कि बाजार में कम क्षमता होने के कारण अन्य एयरलाइंस का किराया बहुत ज्यादा ना बढ़ाया जाए, ताकि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो। इधर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने महावीर जयंती की पूर्व संध्या पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा है कि महावीर जयंती के शुभ अवसर पर मैं सभी नागरिकों और विशेषकर जैन समुदाय को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, भगवान महावीर की शांति और अहिंसा के संदेश ने हमारी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया है। जब दुनिया कई चुनौतियों का सामना कर रही है, ऐसे में भगवान महावीर के अहिंसा, सत्य और करुणा के दर्शन और शिक्षाएं बहुत महत्व रखती हैं। आइए हम अपने देश और दुनिया भर में सद्भाव के लिए निरंतर प्रयास करें। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने महावीर जयंती की पूर्व संध्या पर लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि भगवान महावीर के अहिंसा, सत्य और करुणा के संदेशों ने लोगों को धार्मिक और ईमानदार होने का रास्ता दिखाया है। उनकी शिक्षाएं सार्वभौमिक हैं और पूरी दुनिया के लिए प्रासंगिक हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।